नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपने बहुत बड़े बड़े टॉपिक, एक यूं कह दो कि एक बोझ जो है वो कम हो चुका है, क्योंकि अधिकांश प्रश्न जो देखते हैं इनसे पहले अपन ने पढ़ा है भौतिक प्रदेश और राजस्थान का पूरा बाउंड्री लाइन परिचय वगैरह। और ये जो टॉपिक बहुत अच्छे से किसी को याद है तो यूं समझ लो कि उसको ज्योग्राफी आधी याद हो गई, क्योंकि बहुत बेसिक है वो चीज़ और वो क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। कठिन पढ़ते हैं, मैंने मेरी कोशिश की है कि उसको ईजी तरीके से आप तक पहुंचाया जाए और आगे कभी भी उसमें कोई समस्या नहीं हो उस तरीके से पढ़ा है। आज अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है जलवायु। अब कई जो आपकी किताबें गाइड आएगी या कोई आई हुई है या पुरानी होगी उसमें मृदा भी दे रखा होगा इसके साथ में, जलवायु के साथ। लेकिन जलवायु के साथ में मृदा टॉपिक आपका सिलेबस यदि आरपीएससी की साइट से देखते हैं तो मृदा उसके अंदर टॉपिक नहीं है। तो अपने जो पढ़नी है वो जलवायु पढ़नी है, सिलेबस के अनुसार ही अपन को चलना है। और यदि ऐसा चाहेंगे, एक बार सिलेबस कवर करने के बाद विद्यार्थी चाहेंगे तो मैं बाद में मृदा भी पढ़ा दूंगा, यदि अपने पास पर्याप्त समय बचेगा तो मुझे पढ़ाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आज जो टॉपिक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जलवायु। अब जलवायु यहाँ पे समझ लोगे आप तो आपका इंडिया के अंदर अपन जब पढ़ेंगे तो वहां भी समझने में आसानी होगी, वहां पे भी अपन कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो अपन आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं कुछ शब्दावलियों से जो जलवायु से संबंधित ही शब्दावलियां हैं। अब ये शब्दावलियां, अब कई लोग कहते हैं सीधे, मतलब ये सोचते होंगे विद्यार्थी, कहते तो नहीं, अभी तो अपना टॉपिक ये पहला है, सोचते होंगे कि ये शब्दावलियां क्या पढ़नी, ये तो मुझे आता है, इसमें क्या पढ़नी है। अपन सीधे इफेक्ट पे आ जाते हैं और इफेक्ट पढ़ने पे आ जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि शब्दावलियां जितनी भी हैं इन सब से प्रश्न बने हुए हैं। कई बार ऐसे पूछा गया है जलवायु का क्या मतलब है, कई बार मौसम का पूछा गया है, धुंध का पूछा गया है। तो अपन मतलब कंपटीशन में अपन खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अपने को हर चीज के लिए तैयार रहना है, जहां से भी सवाल आए उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और ये साथियों शांति काल है, मैंने बताया है टेलीग्राम पे भी, शांति काल है। ये तैयारी करने का यदि सबसे उत्तम समय अगर मानता हूं मैं तो इसे मानता हूं, क्योंकि इस समय पढ़ा हुआ सारा का सारा याद होता है और बाद में भगदड़ मचेगी तब याद कुछ भी नहीं होता। वो ठीक है कि हम रिवाइज करते हैं और उसे अच्छा कर लेते हैं, लेकिन याद आपको यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप जो चीज समझना चाहोगे उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हो और अपने आप को मजबूत कर सकते हो, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। अपनी सबसे पहली जो बात है कि जलवायु यदि हम पढ़ते हैं, राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं और जलवायु पढ़ते हैं तो ये शब्दावलियां हैं जिसमें ये मौसम शब्द आता है। इस मौसम का क्या मतलब है, आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में वगैरह डायलॉग मारा जाता है या कोई मिलता है तब भी के ऐसे क्या बदलते हो मौसम की तरह, यानी मौसम की तरह बदल गए। तो मौसम क्या है, यानी जल्दी बदलता है। मौसम की तरह बदलने का कहा यानी कभी ऐसे जल्दी बदलता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, हकीकत में बात यही है कि ये क्या होता है, किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा। अब वायुमंडलीय दशा से क्या मतलब है, वहां के जो उसके जो फैक्टर है वो सारे के, जैसे तापमान है, वायुदाब है, आर्द्रता है, पवन है, हवाओं का वेग है, जो भी उसकी आसपास की वायुमंडलीय दशाएं हैं वह आ जाती है इसके अंदर। उन वायुमंडलीय दशाओं का कुछ समय, अब कुछ समय के अंदर क्या तात्पर्य है, समझना इस चीज को अच्छी तरीके से। कुछ समय में 4-5 घंटे का भी हो सकता है और 4-5 दिन का भी हो सकता है, 1-2 घंटे का भी हो सकता है। तो ये कुछ समय का तात्पर्य मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें 1-2 महीने हो जाएगा तो वो मौसम के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। कुछ समय का तात्पर्य लिमिटेड टाइम होता है। अब लिमिटेड टाइम, अपन मान लो कि रात को सोए तब तो अपन बढ़िया आराम से सोए थे, बादल बादल कुछ भी नहीं थे, और सुबह उठे तो बारिश हो रही थी, तो वो मौसम बदल गया। इसे कहते हैं मौसम का बदलना। कहीं गए और अचानक से बारिश हो गई, अचानक से जो है बादल छा गए, सब ये चीजें जो बदलती है वो मौसम के अंदर आती है। अब ये मौसम शब्द जो है ना साथियों, ये मौसम शब्द से बना है, यहां लिख देता हूं मैं, ये मौसम शब्द से बना है और ये मौसम शब्द जो है अरबी भाषा का है। तो इसका मतलब कि इसकी खोज किसने की है, अरब यात्रियों ने की है। इसकी खोज किसने की है, सबसे पहले यदि इसकी खोज के बारे में यदि बात की जाए तो इसकी खोज हिप्पोलस ने की है। किसने की है, हिप्पोलस एक अरबी नाविक था, उसने खोज किया। अब अरबी नाविक नहीं, क्योंकि मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, इस चीज को समझने की कोशिश करना। अरबी नाविक ने क्योंकि अरब के व्यापारी जो है व्यापार करते थे, समुद्र के रास्तों से इधर उधर जाते थे। तो अरबी नाविक जाते थे तो अरबी नाविकों को समुद्र के अंदर जो है इन तूफानों का और इन सब का सामना करना पड़ता था। तो उन्होंने इस चीज की खोज की कि ये क्यों होता है, तो अरबी नाविक हिप्पोलस ने इसकी खोज की। यदि ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम इस पर अध्ययन किसने किया, तो वो भी अरबी
नागरिक ही था जिसका नाम था, यहां लिख देता हूं मैं, उसका नाम था अल मसूदी। अल मसूदी, अब देखो आपने पढ़ा होगा अरबी यात्री अल मसूदी आया। अल मसूदी भी अरबी नागरिक है। मीर बोझ के समय आपने जैसे कि आया था सुलेमान और अल मसूदी भी आपने पढ़ा है, प्रतिहार काल में ही आया था। तो अल मसूदी भी अरबी नाविक है, अरबी यात्री है, और उसने इस पर सबसे पहले अध्ययन किया। तो यहां से अपने ये चीज क्लियर हो गई कि यदि ये पूछा जाए कि मौसम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, अरबी भाषा से हुआ है। हिप्पोलस और अल मसूदी ध्यान में रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऋतु क्या है। ऋतु क्या है साथियों, कुछ माह का, ये तो था कुछ समय यानी कि 4-5 घंटे 4-5 दिन भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ माह का सम्मिलित रूप, यानी कुछ महीनों का, महीनों में अब 4-5 महीने आ गए, 3-4 महीने आ गए। तो आपने पढ़े होंगे, अब जैसे षड ऋतु वगैरह अपने पढ़ते हैं ना, ये सब ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, तो ये ऋतुएं कितनी रहती है, 3-4 महीने रहती है लगभग। तो ये ऋतु कहलाती है, यानी कि कुछ महीने का हो गया। अब जलवायु क्या है, जलवायु किसी स्थान पर 30 वर्ष या उससे अधिक, 30 वर्ष से कम का नहीं है, ये क्राइटेरिया फिक्स रखा हुआ है कि 30 वर्ष या इससे अधिक की वायुमंडलीय दशा आ जाती है, अधिक समय तक रहने वाला एक सा मौसम। अब वो वहां के स्थान विशेष के प्रति है। अब स्थान विशेष का ये फिक्स हो जाता है कि ये उष्ण है, ये आर्द्र है, ये उपाद्र है, यहाँ की जलवायु ऐसी रहती है, इसे कहते हैं जलवायु। तो ये चीज ध्यान में रखना आपको। अब यहाँ पे ध्यान क्या क्या रखना है कि ये अधिक वर्षों का है, 30 वर्ष या इससे अधिक, यहां से माह का आए तो ऋतु है, और कुछ समय का आ जाए तो मौसम है। ये इनके अंदर छोटा छोटा अंतर है। अब बात करते हैं आर्द्रता क्या है। आर्द्रता जैसा अपन नाम पढ़ते ही अपन को ध्यान, आर्द्र यानी गीला होता है वैसे, तो यानी कि मौसम के अंदर जो जल वाष्प होती है या नमी होती है, ये कह दो आप कि अपने वायु के अंदर, हवा के अंदर जो नमी होती है वह आर्द्रता कहलाती है। अब आर्द्रता का अपन पता कैसे लगाते हैं, आपने देखा होगा कि मारवाड़ी में क्या चौमासो, चौमासो आवे जाने कहीं वे कि नमकदानी में नमक जम जाए, यानी कि पानी की मात्रा मिल जाती है उसके अंदर, नमक अपन ले नहीं पाते। फिर कई होटलों में जाते तो उसके अंदर चावल के दाने डाले हुए होते ताकि वो नमी को सोख लेते हैं। तो इससे अपन को पता चलता है कि इसका मतलब हवा में नमक है। अपन पापड़ सेकते तो पापड़ गीला हो जाता है, मतलब लूला हो जाता है, उसको खाने का मजा नहीं आता है ना। जो बोका हुआ जिना खावा लायक हो जाए, वो दांतों वाला खावा लायक नहीं रहे। तो इसका मतलब ये अपन को साफ साफ पता चल जाता है कि ये नमी है हवा के अंदर, और इस वजह से इसको क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ओस क्या है, ओस साथियों सर्दियों में रात्रि के समय, ओस हमेशा रात्रि में ही दिखेगी, दिन में नहीं। ओस रात्रि के समय जो जल वाष्प होती है वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, और ज्यादातर ओस की बूंदे अपन को पेड़ पौधों की पत्तियों पर और उस पर देखने को मिलती है। तो हवा में जो जल वाष्प होती है उसका पानी की बूंदों में बदल जाना आपके ओस कहलाता है। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चीजें इसमें पढ़नी जरूरी है। धुंध क्या है, जल वाष्प के अंदर जब धूल के कण मिल जाते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे कण मिल जाते हैं, तो वो धुंध का रूप ले लेती है, और ये भी ज्यादातर अपन को सर्दी में ही देखने को मिलती है। तो कोहरा क्या है, कोहरा ये धुंध प्लस धुआं, इसके अंदर वापस इन दोनों चीजों में, यानी जल वाष्प के अंदर और धूल के कणों के अंदर जब अपने धुआं मिल जाएगा तब ये कोहरे का रूप ले लेगी। और कोहरा अपन ज्यादातर देखते हैं कि एनसीआर क्षेत्र या दिल्ली और उधर ज्यादा क्यों होता है, प्रदूषण के कारण उसके अंदर क्या मिल जाता है, धुआं मिल जाता है। धुंध तो अपने यहाँ गांवों में भी हो जाती है, लेकिन कोहरा नहीं होता है। कोहरा ज्यादातर बड़ी सिटी में होता है क्योंकि वह धुआं उनके अंदर मिल जाता है, या तो फैक्ट्रियों का धुआं या गाड़ियों का धुआं या कोई भी ऐसा जो धुआं मिलता है उसके कारण कोहरा हो जाता है। इन दोनों में यदि बेसिक अंतर देखा जाए, इसके अंदर और इसके अंदर, धुंध और कोहरे में, तो विजिबिलिटी का अंतर होता है। यानी धुंध के अंदर तो अपन थोड़ा ज्यादा देख सकते हैं और कोहरे में बहुत कम देख सकते हैं, विजिबिलिटी बहुत कम होती है कोहरे के अंदर, क्यों धुआं भी मिल जाता है। और इस वजह से आप देखते हैं कि ज्यादातर एक्सीडेंट वगैरह एनसीआर वाली जो सड़कें होती है दिल्ली के आसपास, वहां पे ज्यादातर अपन ट्रेन हादसा और ये रोड वाले ज्यादा होते हैं, प्लेन वाले भी हो जाते हैं खराब मौसम। तो ये सब इस कारण होता है, कोहरे के कारण। तो इस चीज को भी यहाँ से आप ध्यान रखें। तुषारापात क्या है, तुषारापात भी कहते हैं या पाला पड़ना भी कहते हैं। फसलें खराब होती है, आपको बताओ पाला पड़ने से, तो ओस की जो बूंदे होती है उसका बर्फ में बदल जाना, यानी कि बर्फ के रूप में वो फसलों पर गिरती है और फसलें खराब हो जाती है, इसलिए तुषारापात या पाला पड़ना इसे कहा जाता है। अब ये मानसून क्या है, जलवायु अपन पढ़ रहे हैं, तो जलवायु के अंदर फिर ये मानसून भी पढ़ेंगे। मानसून ये होता है, सिंपल भाषा में अगर कहें, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हवाओं का पलटना। क्या होता है, या पवनों का कह देते हैं, पवनों का अचानक पलटना, पवनों का अचानक पलटना मानसून कहलाता है। और इनका अचानक पलटना ही मानसून फिर बारिश करती है अपने यहाँ पे।
सीधी सिंपल भाषा है कि जब पलटती है तो समुद्र से जो है अपने साथ में जल लेकर चलती है पवने, और फिर वो जो है वर्षा करती हुई आगे बढ़ती है, और इसी को अपन कहते हैं मानसून। आया नहीं, आया नहीं। मानसून क्या है, कोई बाबा तो है नहीं, कोई हाउ तो है नहीं। एक बार वो रवि बिश्नोई वाला वीडियो देखा था कि क्रिस गेल से संबंधित उसका जो भतीजा है उसको हाउ कहता है, तो वो याद आ गया मुझे कि बाबा यहाँ कोई हाउ तो है नहीं। तो अचानक पवनों का पलटना, और पवने ही आती है वही वर्षा करती है, और ये मानसून कहलाता है आपके यहाँ। मानसून की खोज भी यदि कहते हैं तो मौसम और मौसम से हुई, और उसके बाद में हिप्पोलस, अल-मसूदी वगैरह वगैरह, ये ध्यान में रखना। तो ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई है, तो आपको जलवायु पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। बेसिक से उठाया है, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेके, और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो जलवायु पढ़नी है साथियों अपन को। तो जलवायु के अंदर अपन को जो पूछे जाते हैं वो वायुमंडलीय दशाएं, अभी अपन ने बात की थी, तो उनसे प्रश्न बनेंगे। और वायुमंडलीय दशाओं के अंदर अपन को तापमान, आर्द्रता, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, वाष्पोत्सर्जन वगैरह। तो तापमान के अंदर जो जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे जैसे पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इसमें से कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। मैंने अभी भी बताया आपको, अपन डिसाइड नहीं कर सकते, वो एग्जामिनर डिसाइड करता है, अपन को तो तैयारी करनी है सिर्फ। तो जो प्रश्न बनते हैं वो सभी आप जानते हो, लगभग उनसे परिचित हो, लेकिन प्रश्न बनते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो सबसे गर्म महीना, तापमान का सबसे पहले देखो, तापमान बताने की जरूरत नहीं है कि तापमान क्या होता है, और तापमान किस में नापते हैं इसको जरूर ध्यान रखना, थर्मामीटर। ये कई बार प्रश्न बना है। तो तापमान, अब सबसे गर्म महीना अपन देखते हैं कि जून के अंदर ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहते भी है जेठ माह की गर्मी, ठीक है ना, मारवाड़ी में ज्यादा क्या, जेठ महीने की गर्मी है ना। तो जून के अंदर सबसे ज्यादा गर्म होता है। सबसे ठंडा जो महीना होता है वो आपके जनवरी होता है। जनवरी के अंदर सबसे ज्यादा ठंड होती है। सबसे गर्म जिला चूरू के अंदर, और सबसे ठंडा जिला भी पूछते हैं तो चूरू ही है। इन दोनों के अंदर विशेष ध्यान रखना कि चूरू ही गर्म है और चूरू ही ठंडा। ठंडा भी आप देखते हो कई बार अखबारों में, हम तापमान देखते हैं सुजानगढ़ में -3 हो गया, -2 हो गया, तो ये सब चूरू के अंदर ही अपने ठंडा भी है और गर्म भी चूरू के अंदर ही है। अब सबसे गर्म स्थान की बात करते हैं तो आपके फलोदी आएगा, और फलोदी कहाँ आया हुआ है, जोधपुर के अंदर आया हुआ है। एक बार यही प्रश्न बना था कि सबसे गर्म स्थान फलोदी कहाँ है, तो कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। तो फलोदी सबसे गर्म स्थान के अंदर आएगा, और सबसे ठंडा स्थान आपके माउंट आबू के आएगा, माउंट आबू आएगा। माउंट आबू को राजस्थान का बर्फोयांस्क भी कहते हैं। बर्फोयांस्क वैसे रूस के अंदर है, जो सबसे ठंडा माना जाता है, और इसीलिए इसको यहाँ का बर्फोयांस्क भी कहते हैं। तो माउंट आबू को भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्यों ठंडा रहता है ज्यादा, इसकी हाइट के कारण। ये लगभग जो माउंट आबू है 1200 मीटर ऊंचाई पर है, तो वहां पे हाइट के कारण इसके ये कम ही रहता है। आपको पता हो तो 165 मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता है, माइनस होता है, और लगभग 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, प्लस होता है। तो ये कॉमन चीज है, 165 मीटर पर 1 डिग्री गिरता है, ऊपर जाने पर गिरेगा ही, और 32 मीटर पर जो है 1 डिग्री बढ़ता है जमीन के अंदर, ठीक है ना। इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देख लो लगभग क्या है, 1200 मीटर है, तो ये लगभग 9-10 डिग्री तो वैसे ही कम ही रहता है तापमान, तो इस वजह से यहाँ कम रहता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, तापांतर होता क्या है साथियों, तापांतर ये होता है कि मान लो कभी जो जैसे ये है ना, जून के अंदर अपने गर्म भी ज्यादा होता है, तो मान लो कि जून में, गर्मी में तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और सर्दी में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो तापमान में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, वही तापांतर कहलाता है। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर के अंदर आपके चूरू ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला भी, तो सर्वाधिक तापांतर यही हो गया। न्यूनतम तापांतर की बात करें तो साथियों डूंगरपुर आएगा। डूंगरपुर इसलिए भी आता है क्योंकि एक तो कर्क रेखा का प्रभाव भी पड़ता है, प्लस यहाँ की जलवायु आर्द्र रहती है, तो आर्द्र जहां जलवायु होती है वहां तापमान लगभग इतना अंतर तापांतर होता नहीं है, तो इस चीज को ध्यान में रखें। अब ये तो वार्षिक की बात हुई, यहाँ पे दैनिक तापांतर है। दैनिक का क्या मतलब है कि दिन में तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, रात को बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, वो जैसलमेर के अंदर आता है आपके सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर। इसका कारण एक बार पूछा गया था, जब कारण पूछा गया तो इसके कारण में ऑप्शन में ऐसे थे कि अलग अलग चीजें दे दी, उसमें से जो आपके सही चीज जो है वो इस कारण होता है कि रेतीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तो रेतीली मिट्टी क्या है कि गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। अब ऑप्शन इसलिए मैं विशेष कह रहा हूं क्योंकि इसमें रेतीली के साथ में, रेतीली की जगह ये दिया गया था चूना मिट्टी, तो इसी का जो अलग दूसरा नाम रेतीली का है वो चूना मिट्टी भी इसे कहते हैं, उपनाम है इसका। तो चूना मिट्टी भी कहीं लिखा हुआ है तो ध्यान रखना।
जो जैसलमेर जो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा इस कारण से होता है। अब न्यूनतम दैनिक तापांतर फिर डूंगरपुर ही आएगा, आर्द्र जलवायु के कारण डूंगरपुर ही आएगा इसके अंदर। सर्वाधिक तापमान समय जो होता है वो 3 बजे दोपहर को, भरी दोपहर ही कहते हैं, वो 3 बजे होती है। 12 बजे निकल जाओगे इतनी गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि गर्म होते होते समय लगता है। 3 बजे जो है अपने मारवाड़ी में क्या करेगा, भोगना तब जाए, है ना। तो ये वो होता है 3 बजे का समय। और न्यूनतम तापमान जो है वह सुबह 5 बजे होता है। अब ये चीज तो मैंने आपको चलो बता ही दी। और ये तापमान से संबंधित आपके सारे जो फैक्ट है वो यहाँ, इससे बाहर जाने वाला तापमान के अंदर लगभग कुछ भी नहीं, इससे बाहर जाने वाला। तो इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लो, और ये याद भी जल्दी हो जाएंगे, इसमें इतना आपके समय नहीं लगेगा याद होने में। तापमान को नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तापमान अपन ने पढ़ लिया साथियों। अब जो प्रश्न बनते हैं आपके वो आर्द्रता और वाष्पोत्सर्जन से बनते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आर्द्रता को मापा किसमें जाता है, हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। और वाष्पोत्सर्जन को किसमें मापा जाता है, पोटोमीटर में मापा जाता है। वर्षा को किसमें मापा जाता है, रेनोमीटर में मापा जाता है। तापमान को थर्मामीटर अपन ने पढ़ा। ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये मीटर ध्यान में नहीं रखे तो अपना मीटर निकाल देंगे ये, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक आर्द्र महीना जो है वह जून नहीं है, जुलाई नहीं, अगस्त क्यों है, क्योंकि जून जुलाई की आर्द्रता का प्रभाव भी अगस्त में पड़ता है आकर। तो अगस्त पूरी तरीके से सर्वाधिक आर्द्र महीना होता है। न्यूनतम आर्द्र महीना अप्रैल, क्यों, जब गर्मी ज्यादा जून में पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे जून क्यों नहीं बताया, अप्रैल क्यों बताया, क्योंकि जून में जो है वर्षा होनी शुरू हो जाती है। लगभग 16-17 जून के आसपास जो मानसून प्रवेश कर जाता है। तो ये जून में, फिर जून पूरे आर्द्र नहीं हो सकता, तो अप्रैल इसका आर्द्र महीना होता है। कई बार मई में भी थोड़ी बहुत वर्षा आती है, मानसून पूर्व की वर्षा हो जाती है। तो इसलिए अप्रैल ही सर्वाधिक आर्द्र महीना होता है आपके। सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, झालावाड़ है। क्यों है झालावाड़, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ के अंदर। अपने जो है राजस्थान का, इसे चेरापूंजी भी कहा जाता है, राजस्थान का मासिनराम भी कहा जाता है। तो ये झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक। अच्छा, अपनी कल की जो क्लास आएगी साथियों बहुत व्यवस्थित तरीके से, और कल की क्लास मतलब यूं है कि हर विद्यार्थी के लिए समझनी, देख तो सभी रहे, समझनी बहुत जरूरी है। क्योंकि कल मैं आपको पूरा ही बारिश कैसे आती है, मानसून कैसे आता है, कौन सी दिशा से अंदर प्रवेश करता है, कौन सी से पलटता है, कौन सी ज्यादा वर्षा करती है पहले, कौन सी, उसको पूरे को मैप पर और व्यवस्थित तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और कल की क्लास में किसी ने जलवायु और मानसून से संबंधित बातें समझ ली तो समझ लेना कि उसके कभी कोई भविष्य में समस्या इस संबंधी आने वाली नहीं है। तो आज की क्लास तो इंपॉर्टेंट है, और कल की और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इस चीज का ध्यान रखें। तो सर्वाधिक आर्द्र जिला अपने झालावाड़ है। न्यूनतम आर्द्र जिला जैसलमेर है। क्यों है, तो वर्षा कम होती है यहाँ पे और झाड़ियां भी कम है, तो सबसे कम जो आर्द्रता वो यहीं पाई जाती है। सर्वाधिक आर्द्र स्थान आपके माउंट आबू है, क्योंकि वर्षा यदि स्थान सबसे ज्यादा अपन देखते हैं तो माउंट आबू में ही सर्वाधिक वर्षा होती है। न्यूनतम आर्द्र स्थान कौन सा है, फलोदी, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा पड़ती थी यहाँ पे, तो फलोदी ही है। सर्वाधिक आर्द्र संभाग, अब यहाँ संभाग की बात आ रही है। कई विद्यार्थी अभी भी संभाग और जिलों में कंफ्यूज होते हैं, और जब पहली क्लास वो उन्होंने देखी थी वो संभाग वाली, उसके बाद अभी भी कमेंट आते हैं कोई जो अभी देखते हैं कि सर आपने क्षेत्रफल कभी जोधपुर का ज्यादा बताया, कभी जैसलमेर का। तो जोधपुर का बताया वो संभाग का क्षेत्रफल बताया है, और जैसलमेर का बताया वो जिले का बताया है। तो ये अंतर थोड़ा सा आप शब्दों का ध्यान रखा करें। तो सर्वाधिक आर्द्र संभाग जो है साथियों वो कोटा के अंदर है। कोटा में क्यों आर्द्रता ज्यादा है, क्योंकि कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, तो नदियां होगी तो पानी है, पानी से आर्द्रता होती है, इसी कारण जो है ये यहाँ पे ज्यादा होता है। न्यूनतम आर्द्र संभाग कौन सा है, जोधपुर है। क्यों है, क्योंकि जैसलमेर आ गया। एक तो सबसे बड़ी बात, जैसलमेर इतना बड़ा शुष्क है, मरुस्थल भाग ज्यादा है, तो इस कारण जोधपुर जो है ये न्यूनतम के अंदर आएगा। देखो न्यूनतम ही है, न्यूनतम आर्द्र संभाग जोधपुर। अब बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की। अब आप इस लेवल पे तो हो कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। वाष्प का उत्सर्जन, इतना मतलब आप ये चीज तो आराम से क्लियर होगी आपकी। तो सबसे पहली चीज तो ध्यान रखेंगे कि इसको किसमें मापा जाता है, फोटोमीटर के अंदर। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन महीना जून के अंदर। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कब होता है, जून के अंदर होता है। और न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन कब होता है, दिसंबर में। जून में इसलिए होता है क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है, दिसंबर में सर्दी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे कम होता है। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन आपके जिला पूछा जाए तो जैसलमेर के अंदर, और न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन पूछा जाए तो डूंगरपुर के अंदर। ज्यादा वाष्पोत्सर्जन से संबंधित प्रश्न कभी देखे नहीं,
खास तौर पर यदि ध्यान रखना, इस फोटोमीटर का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी जो प्रश्न बनते हैं वो आर्द्रता से और तापमान से ज्यादा देखे गए हैं, तो इन्हें भी अच्छी तरीके से नोट कर लो, फिर अपन अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ये अपने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और इसमें से क्या प्रश्न हमेशा ऐसे पूछते हैं, इनमें से क्या निम्न में से जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं या करते हैं। अब इनको समझना भी जरूरी है, क्योंकि कल अपन पढ़ेंगे, अब मानसून का आगमन वगैरह पूरा उसको समझेंगे। उससे पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि ये किस तरीके से काम करती है, क्यों, कैसे प्रभावित करती है जलवायु को। तो इसको समझने ये सबसे पहले तो आप ये सारे के सारे इसको नोट करने ही है। मैं आपको समझाता हूँ इसमें कि इसमें क्या क्या कैसे प्रभावित करती है। जैसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, यानी कि कोई प्रदेश कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर में बसा हुआ है, ये प्रभावित करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे अक्षांश रेखा है, मान लो कि कोई मकर रेखा पर बसा हुआ है, कोई विषुवत पर बसा हुआ है, कोई कर्क पर बसा हुआ है, तो विषुवत पर जो बसे हुए हैं आपको पता है कि वहां डेली वर्षा होती है, और वहां पे इसी कारण से जो है वन बहुत ज्यादा होते हैं, रोज जो है वर्षा होती है, समन्वय पवनों से वहां पे वर्षाएं हो जाती है। अब कर्क रेखा पर जो है अपने मानसून जब आता है तब होती है, मकर पे भी यही स्थिति लगभग रहती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अक्षांशीय और देशांतरीय कैसे प्रभावित करती है जलवायु को, तो अपने जो अपना राजस्थान है उसकी जलवायु आप पाएंगे कि उपोष्ण पाएंगे। कैसी जलवायु है? उपोष्ण जलवायु है। शीतोष्ण ज्यादातर जो शीतोष्ण है, लेकिन उष्ण जलवायु भी है, इसलिए अपने उपोष्ण जलवायु होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कर्क रेखा जहां से निकलती है, अपने राजस्थान में जैसे कर्क रेखा निकलती है यहाँ से, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जहां से कर्क रेखा निकलती है वहां की जलवायु तो है उष्ण, सिर्फ वहां की डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जलवायु उष्ण है, बाकी शीतोष्ण है। तो इसलिए अपनी ओवरऑल जलवायु जो कहलाती है वो उपोष्ण कहलाती है। तो इस कारण देख लो, अब ये क्या है, अक्षांश रेखा ही है एक तरह की, कर्क रेखा भी, तो ये प्रभावित करती है, यानी कि जलवायु को ये प्रभावित करती है। तो ये चीज अपने आ जाएगी इसके अंदर की, हाँ ये प्रभावित करती है। अब बात करते हैं समुद्र तल से दूरी। तो मानसून जैसे आएगा, बारिश आएगी तो कहां से आएगी? समुद्र से उठ के ही आती है, डायरेक्ट कोई नदी तालाब में से तो बादल बनते नहीं है, तो समुद्र से आएगी, तो जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना प्रभाव पड़ेगा ही। लगभग जो है अपने यहाँ पे अरब सागर से लगभग दूरी 400 किलोमीटर बताते हैं कि पाई जाती है। अब 400 किलोमीटर आएगा तो उसमें भी ये इसका प्रभाव पड़ता ही है। जो बिल्कुल पास में है समुद्र के वहां पे ज्यादा वर्षा होती है, और जो दूर है वहां पे कम होती है। समुद्र के पास में तो वहां की जलवायु हमेशा आर्द्र बनी रहती है, और अपने दूर है तो शुष्क बनी रहेगी। तो इस कारण से ये भी अपने प्रभावित करेगा। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अब अरावली पर्वतमाला यदि आप देखेंगे साथियों, तो इस तरीके से राजस्थान के नक्शे में पाई जाती है। और अपन कल समझेंगे कि जैसे अरब सागर की जो शाखा आती है वो इसके बिल्कुल समानांतर ऐसे चलती है, इसी दिशा में चलती है। तो अरब सागर इस दिशा में ही चलेगी, तो इसके बीच में ये कोई अवरोध नहीं है, इसके समानांतर वो निकल जाती है और वर्षा नहीं करती है। फिर बंगाल की खाड़ी की जो शाखा आती है वो इससे आकर टकराती है, और टकराने के कारण यहाँ पे तो होती है बहुत ज्यादा वर्षा, और ये वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। यहाँ पे वर्षा कम होती है, जैसलमेर और ये सारे जो है सूखे रह जाते हैं। तो ये देखो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, ये तो बहुत ज्यादा अरावली तो प्रभावित करती है। तो ये भी अपने आ गया यस करती है। धरातलीय स्थिति, धरातलीय स्थिति से क्या मतलब है? धरातलीय स्थिति से मतलब है कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। तो ये चीजें जब अलग अलग है तो वायुमंडलीय दशा जो इसमें भी प्रभावित करेगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो ऊंचाई बढ़ेगी, तो ऊंचाई के अनुसार तापमान कम हो जाता है। मरुस्थल है तो रेतीला होगा, गर्म ठंडा ये वाला प्रभाव पड़ता है, वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। तो कुल मिलाकर जो है अपनी ये चीज धरातलीय स्थिति भी प्रभावित करेगी। वनस्पति तत्व बिल्कुल ही प्रभावित करते हैं, वनस्पति तत्व तो करते ही हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा अपने वन वगैरह ये सारी चीजें होती है, वर्षा को भी आकर्षित करते हैं, और इसके अलावा तापमान को भी मेंटेन करने में ये सारी चीजें प्रभावित करती है। तो आपके वनस्पति तत्व भी आपके इसमें प्रभावित करेगी। मृदा की संरचना क्या ये प्रभावित करती है या नहीं? तो मृदा की संरचना कैसे प्रभावित कर सकती है कि मृदा की संरचना जैसी होगी वैसे ही वहां पे पेड़ पौधे वगैरह होंगे। जैसे यहाँ जैसलमेर की साइड में रेतीला है पूरा, तो यहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं, वर्षा को आकर्षित नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज यहाँ पे प्रभावित करती है। साथ में अपन क्या बात करें, जलवायु को प्रभावित करती है या नहीं? तो जलवायु के अंदर तापमान आ गया, तो तापमान जो रेतीला है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, तो प्रभावित तो करती है ये भी। तो मृदा की संरचना भी प्रभावित करती है, ये ऑप्शन आता है तब भी आपको ध्यान में रखना है। अब समुद्र तल से ऊंचाई, सीधी सीधी बात है, माउंट आबू का उदाहरण देख लो। समुद्र तल से कितना सबसे ज्यादा ऊंचा है राजस्थान के अंदर?
तो वहां तापमान कम रहता है, तो समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान भी जलवायु का हिस्सा है, वर्षा होने का कारण भी है, तो समुद्र तल से ऊंचाई भी तो इसको प्रभावित बिल्कुल ही करती है। तो ये सारी चीजें जो है साथियों, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और इसमें से प्रश्न कई एग्जाम में बने हैं और आगे भी बनेंगे। तो इन चीजों को आपने अब समझ लिया है पूरी तरीके से, तो अब कोई भी समस्या आपके आने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक चीज को आपको ज्यादातर किताबों में तो ऐसे लिखे हुए मिलेंगे कि ये चीजें प्रभावित करती है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये क्यों प्रभावित करती है, और जब अपन ने इस चीज को समझ लिया है तो अब समस्या आने वाली इसमें नहीं है। कल की क्लास में साथियों, क्योंकि आज की इतनी हो पाएगी, लगभग समय हो गया है, अब जब मैं शूट कर रहा हूँ तब 8:30 बजे, और खाना खाने का समय हुआ, भूख लगी बहुत दबा के, तो अब जो है क्लास को यहीं पे रोक कर, और अब जो है आप क्लास पे टूट पड़ना, जब भी अपलोड होती है मैं खाने पर टूट पड़ता हूँ, ठीक है। अब कल की जो क्लास है साथियों, वो ये जब भी देख रहे हो आप, उसकी अगली जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको पूरा ही मानसून तंत्र पूरा समझा दूंगा कि कैसे किस तरीके से वर्षा होती है, और उस चीज को समझ लिया, समझ लो कि आपके जलवायु में बेड़ा पार हो गया है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की जलवायु पढ़ते हैं, चाहे इंडिया की पढ़ रहे हैं अपन, तो उसके अंदर जो है जलवायु का वर्गीकरण जो है साथियों 3 भागों में बांटा गया, ऋतु वर्गीकरण जिसे कहते हैं। और ऋतु किसे कहते हैं ये अपनी कल की क्लास में अपन देख चुके हैं। तो ऋतु वर्गीकरण जो है 3 भागों में आपको पता है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। सबसे पहले अपन ले रहे हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में से फैक्ट पूछे जाते हैं, जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, कैसे प्रश्न बनते हैं वो बता रहा हूं आपको। फिर अपने समझना है जो मेन वर्षा ऋतु है, और वहां से बहुत प्रश्न बनते हैं, और आज आपके मतलब इसकी समस्या की जड़ काट दूंगा मैं आपके, और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो साथियों शुरू करते हैं। वैसे भी आपका ये 3-4 मिनट का मैंने सोच रहा हूँ कि मोटिवेशनल थोड़ा हो जाए और मोटिवेशन मिले, लेकिन आपका ये 3-4 मिनट का समय खराब किया, क्षमा प्रार्थी हूँ। अब अपन शुरू करते हैं, चलिए फॉर्मेलिटी बहुत हो गई। जलवायु का ऋतु वर्गीकरण जो है साथियों, सबसे पहली चीज जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है, सर्दी से भी बनेगा, शीत ऋतु से बनेगा, वर्षा ऋतु से बनेगा, और ग्रीष्म से भी बनता है। तो ग्रीष्म ऋतु अपने को गर्मी कब लगती है? कब लगती है? जून में लगती है ना। लेकिन शुरू कब से हो जाती है? पंखे शुरू हो जाते हैं अपने मार्च से, पंखे चलाने शुरू हो जाते हैं ना, तो मार्च से मध्य जून तक। क्यों मध्य जून तक? ये क्यों है? क्योंकि मध्य जून के बाद में वर्षा ऋतु का आगमन हो जाएगा, तो इसलिए मार्च से मध्य जून तक। और जून में मतलब बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है। इसका कारण क्या है, क्यों गर्मी पड़ती है? तो जून में, अब मैं समझाता हूं आपको कि गर्मी क्यों पड़ती है, उसका कारण क्या है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। आपने अक्षांश रेखाएं पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी है, तो मैं थोड़ा सा आपके कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये अपने हो गई विषुवत रेखा, ये आ गई अपने मकर रेखा, और ये आ गई कर्क रेखा। ये तो 23.5 डिग्री है, दोनों 23.5 डिग्री है। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश ये फर्क है, ये 0 डिग्री है। तो अब इसमें क्या होता है साथियों कि गर्मी और ये पड़ती है, जो साइंस वाले हैं उनको विशेष तौर पर इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि ये कंसेप्ट को थोड़ा समझा जाए। सिर्फ आगे बढ़ने से मतलब नहीं है, चीजें क्लियर करके आगे बढ़ना अपन को। अब इसमें क्या होता है साथियों कि अपना जो भारत है, राजस्थान है, वो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कर्क रेखा अपने इंडिया में से आप देखते हैं कि गुजरती है, मकर रेखा रह जाती है नीचे की तरफ। कई लोगों के इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि कर्क ऊपर है या मकर ऊपर है। तो इसमें आपको सीधा सा कंफ्यूजन ऐसे दिमाग में रखना कि मकर के अंदर देखोगे तो 3 शब्द पूरे हैं, इसमें 2.5 अक्षर प्रेम के हैं, ठीक है। और अपने यहाँ पे ये 3 शब्द पूरे हैं, तो 3 शब्द है, ज्यादा वजन है, नीचे आ गया वो, ज्यादा वजन है, बाहर ज्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा। ये 2.5 अक्षर प्रेम के ऊपर ऊपर ही तैर रहा है, ठीक है। तो कर्क रेखा आ गई आपके ऊपर, मकर रेखा आ गई नीचे, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। अब क्या होता है कि जून के समय, खास तौर पर एक डेट ध्यान में रखें आप, 21 जून, इसको थोड़ा सेपरेट ले लेता हूं मैं यहाँ, 21 जून। 21 जून में जो 21 जून की डेट जो है, ये कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, बिल्कुल सीधी, और बिल्कुल सीधी पड़ती है, यानी यहाँ तिरछी पड़ती है। जब यहाँ तिरछी पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ तो पड़ती है सर्दी, और उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल सीधी पड़ती है। कर्क रेखा पर विशेष तौर पर तो ऊपर पड़ेगी गर्मी। और आप देखेंगे कि सबसे बड़ा दिन जो होता है वह भी 21 जून ही होता है, सबसे छोटी रात होती है 21 जून। आपको पता है अपन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं, वो 21 जून को क्यों मनाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा दिन है, और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है, और सूर्य से उस दिन हमें भरपूर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण जो है 21 जून को अपन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। तो 21 जून को वहां गर्मी पड़ती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे गर्मी पड़ने का, जून को पढ़ रहे हैं अपन, तो गर्मी पड़ने का जो है जून में इसलिए ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे।
अब इसमें से चलो एक दिनांक और ध्यान रखना, 22 दिसंबर, जब इसकी बात चली है तो यहाँ पे बता देता हूँ। 22 दिसंबर को जो है अपने यहाँ पे तो होती है सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। ये है सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। 22 दिसंबर को इसका उल्टा है, रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। ये चीजें आ गई। इसके अलावा दो डेट और ध्यान रखना, एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर। इस समय क्या होता है साथियों, 22 दिसंबर को तो ये यहाँ पे सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए ये वो चीज होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, बिल्कुल बीच में। तो दिन रात दोनों जो दोनों गोलार्धों में इस दिन बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि जो होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। न रातें लंबी होती है न दिन छोटे होते हैं, न दिन लंबे होते हैं न रातें छोटी होती है। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर भी ध्यान रखें, 21 जून और 22 दिसंबर भी ध्यान रखें। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब कर्क रेखा पर देखो सीधा सूर्य चमकता है, तो यहाँ पे अपने गर्मी इसलिए ज्यादा पड़ती है, सर्दी इसलिए यहाँ पे फिर यहाँ सीधा चमकता है अगर, तो अपने यहाँ सर्दी पड़ती है, क्योंकि अपने यहाँ सीधी सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, तिरछी पहुंचती है, यहाँ सीधी पड़ती है, इसलिए ये अपने सर्दी पड़ती है। और जो बेस्ट जगह है ना रहने की, वो ये मकर रेखा और कर्क रेखा ही है बेस्ट जगह रहने की। क्यों, अपन सब तरह की ऋतुएं देख पाते हैं। विषुवत रेखा पे रहते हैं उनके तो डेली बरसात होती है, उमस वाली रहती है चीजें, तो ये तो मतलब है ही नहीं सही। और ये जो चीजें हैं वो रहने के लिए बहुत बढ़िया है। घर बनाओ तो कभी भी मकर और कर्क रेखा पे ही बनाना, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आ गई, इसको मिटा दो थोड़ा सा यहाँ से, ताकि ये आपके क्लियर हो जाएगा। आप इसको डायग्राम को बना लेना और ये चीजें नोट कर लेना, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और फिर अपन अब गर्मी से संबंधित ये चीज आपकी बता दी। आज आपके बारिश वाला मानसून वाला बहुत बढ़िया से क्लियर करवा दूंगा आपके। तो अब जो है प्रश्न बनता है कि इसके अंदर अधिकतम तापमान, गर्मियों की बात हो रही है, ओवरऑल नहीं हो रही है, गर्मियों की बात हो रही है और यहाँ पे भी औसत काम करता है। तो अधिकतम तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। न्यूनतम तापमान रात्रि में, क्यों रात में ही कम होगा, तो 14 से 17 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। यहाँ पे यानी कि गर्मी में राजस्थान के अंदर बहुत तेज हवाएं चलती है और बहुत तेज हवा होती है, तो वो आंधी होती है। तो आंधियां चलती है और आंधी को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। और ये गर्म है, गर्म हवा होती है। अब हवाएं जब अपन पढ़ेंगे विश्व के अंदर, तब गर्म और ठंडी दोनों पढ़ेंगे। वैसे मैंने रीट में भी पढ़ाई थी। तो गर्म होती है और इसको लू कहा जाता है। कई अपन देखते हैं कि लू लग गई, इसको ऐसे कहते हैं, यानी गर्मी में एकदम से निकलते हैं, लू लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, फिर लू को झपटनी पड़ती है। अब पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, बाकी झपटनी पड़ती है प्याज व्याज और उससे सब केवड़े के फूल से, और वो इलाज होते हैं, सारे घरेलू उपचार किए जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। तो ये लू का प्रकोप यहाँ पे रहता है। 120 किलोमीटर से मतलब ज्यादा भी होती है कभी स्पीड, लेकिन 120 किलोमीटर प्रति घंटा। सर्वाधिक आंधियां, अब इसमें भी सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में पाई जाती है, चलती है मतलब। और संख्या भी कितनी है, 27। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा जो नए नए पढ़ रहे हैं उनको कि सर 27 क्या आपने गिनी है? भाई मैंने नहीं गिनी, भूगोलविद्ता कहते हैं, और ये औसत के आधार पे होता है। ये अपन गिनने नहीं बैठते हैं, कभी कम हो जाएगा आधा हो जाए, लेकिन औसतन कहते हैं कि सीजन की 27 आंधियां आ जाती है। यहाँ पे दिन की 27 नहीं है, सीजन की 27 आंधियां आ जाती है। सबसे कम आंधियां आती है आपके झालावाड़ के अंदर, वहां बताते हैं कि 3 आंधियां आती है। और वास्तव में ये जो है ये गंगानगर और ये बाड़मेर में तो मैं रहा भी हूँ, आंधियां बहुत धूल भरी आंधियां आती है, बहुत जबरदस्त, पूरा घर गंदा हो जाता था इससे। तो ये चीजें हैं। अब ये एक चीज आती है वज्र तूफान। वज्र तूफान क्या है? ये तो देखो शुष्क हवा चलती है यहाँ लू में। तो वज्र तूफान में क्या होता है कि आंधी कैसे आती है, आंधी आती है इसमें भी, लेकिन आंधी कैसी आती है, बारिश के साथ में आती है, तेज गड़गड़ाहट, किसकी, बिजली चमकती है। वज्र का मतलब भी यही होता है, बिजली, बिजली चमकती है जोरदार, और उसके बाद में जो हवाएं चलती है और नमी वाली हवाएं चलती है बरसात के साथ में, वे वज्र तूफान कहलाते हैं। वज्र तूफान ज्यादा कब आएंगे? जब बरसात की टाइम होगी, तो जून जुलाई में आते हैं ज्यादातर। बारिश से पहले आपको पता है कि तूफान आते हैं, तो जून जुलाई में आते हैं। और सर्वाधिक जो वज्र तूफान है साथियों, वे झालावाड़ और जयपुर के अंदर आते हैं, ऐसा बताते हैं। और ये शायद आपको इस स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे कम जो वज्र तूफान है वो बाड़मेर और बीकानेर में आते हैं, बाड़मेर और बीकानेर में। ये सारी चीजें जो है भूगोलवेताओं ने लिखी हुई है, ऑथेंटिक किताबों में ये चीजें दे रखी है, तो इनमें कोई भी आपकी शंका नहीं होगी। तो ये चीजें अपने को जो है फैक्ट जो सीधे याद करने हैं। अब इसमें से जैसे मैंने ये आंधियों की संख्या लिख रखी है और जिले लिख रखे हैं कि इन जिलों में औसतन इतनी इतनी आंधी आती है। ये इसलिए क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग कैसे चल रहा है क्या पता, दे दे अवरोही क्रम, दे दे आरोही क्रम, तो आपके कोई समस्या नहीं हो। इसलिए ये भी ध्यान रखें कि हनुमानगढ़ में 24 है,
बीकानेर में 18 आती है, जैसलमेर में 16 आती है, बाड़मेर में लगभग 13, चूरू में 12, जोधपुर में 9, जयपुर में 6, कोटा में 5 और ये आपके आ गई अजमेर और चित्तौड़ में 4 आंधियां आती है। लगभग औसतन है, कोई फिक्स संख्या नहीं होती, औसतन है और ये भूगोलवेताओं द्वारा लिखी हुई है। तो ये और वज्र तूफान के बारे में ये तथ्य जो है वो वज्र तूफान के बारे में है कि वज्र तूफान बताते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ज्यादा आते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, और ये अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये आप देखो ज्यादातर जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ही है, लगभग जोधपुर संभाग। अगर संभाग पूछ ले कि सबसे ज्यादा आंधियां किस संभाग में आती है तो बीकानेर और जोधपुर दोनों आएंगे, क्योंकि बीकानेर में तो 27 हो गई, देखो 27 और 24 और फिर बाद में आपके बीकानेर ये और आ गया, तो सबसे ज्यादा तो बीकानेर संभाग में। प्रश्न कैसा बनता है वो अपन को पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा तो आ गया आपके हनुमानगढ़, बीकानेर और ये आ गया गंगानगर, ठीक है, और चूरू भी देखो एक आ गया। फिर उसके बाद में यदि बात करें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, तो सबसे ज्यादा अपन देख सकते हैं सबसे ज्यादा बीकानेर संभाग और उसके बाद में जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा आती है। तो इस तरीके से अपन प्रश्न बनते हैं। और ग्रीष्म ऋतु से साथियों जो प्रश्न बनते हैं उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इसकी अवधि मार्च से मध्य जून तक। बाकी आपको मैंने समझा दिया, 21 जून कर्क, मकर रेखा वगैरह ये सब आप समझ चुके होंगे और इन चीजों को आप ग्रीष्म ऋतु से संबंधित आपके लगभग जो है समस्या नहीं होगी। अब इसको नोट कर लो बहुत अच्छी तरीके से और अपन चलते हैं अब कहाँ, मानसून को लाते हैं हम। अब मजा आएगा, देखो वैसे भी मानसून आता है, बारिश आती है, मौसम बढ़िया रंगीन बनता है तो मजा ही आता है, और अब देखो आप वास्तव में मजा आएगा। चलो नोट कर लो इसे साथियों। कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आज मानसून कैसे आता है और कैसे राजस्थान के अंदर ये सारे प्रभाव डालता है समझा दूं आपको। ये अपना भारत का नक्शा है, इसे ध्यान में रखें, और ये अपना राजस्थान है, ठीक है। इन चीजों को अपन समझते हैं। मानसून को समझने से पहले एक चीज जरूर ध्यान में रखना कि जहां पे दाब अधिक होगा, दबाव अधिक होगा, वहां तापमान कम होगा, और तापमान अधिक होगा वहां दबाव कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, ठीक है। दाब अधिक है तो ताप कम ही होगा और ताप अधिक है तो दाब कम होगा। एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है आपको। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से कम दाब की ओर बहती है। जहां पे दाब अधिक होगा वहां से हवाएं बहनी शुरू होगी और जहां पे कम दाब होगा वहां पे हवाएं चलेगी। अब दाब बैरोमीटर में वगैरह ये सब आप जो है अपने आगे भी पढ़ेंगे, जो विश्व भारत का और पढ़ेंगे उसमें सब चीजें अच्छे से, दाब पेटियां और वो सारी बताऊंगा आपको। अभी आप ये चीजें ध्यान में रख लें मानसून को समझने के लिए कि ताप और दाब एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, ठीक है, और ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। अब देखना, अब ये चीज मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ अपना क्या है, तिब्बत का पठार है, ठीक है। तिब्बत का पठार सबसे बड़ा है, ठीक है ना, तिब्बत का पठार है, और ये हिंद महासागर है। अब अपना जो अपने जो मानसून को बांटा गया है इसको भी 2 शाखाओं में बांटा है, ठीक है। एक तो ग्रीष्मकालीन है और एक शीतकालीन है, वो वहां लिखा हुआ है, ठीक है। ये शीतकालीन में नहीं, यहाँ लिखा हुआ है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। अब देखना मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस चीज को, समझना अच्छे तरीके से। अब 2 भागों में बांटा हुआ है। जो अपना ग्रीष्मकालीन मानसून है वो हिंद महासागर से उठता है, ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे कई लोगों को क्या है, अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, वो भी कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे ए लिख देते हैं अपन और यहाँ पे बी लिख देते हैं। इसी तरीके से लिखो, आपके ध्यान में रहेगा। ए जिस तरफ आ रहा है वो अरब सागर है, बी जिस तरफ आ रहा है वो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। अब ये अरब सागर यानी कि जो अपनी ग्रीष्मकालीन शाखा जो है ना, अब अरब सागर से अपनी उठती है, अरब सागर से भी उठती है और बंगाल की खाड़ी से भी आएगी। कैसे, अब इसमें विभाजन होगा। मेन जो अपना मानसून है ग्रीष्मकालीन मानसून, इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। ये देखो दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं किसे, ग्रीष्मकालीन मानसून को। जो गर्मियों में आता है उसे दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम से आएगा। अभी देखना मैं प्रवेश करवाता हूँ मानसून का, तब आप देखें इस चीज को। और ये 2 भागों में बटा हुआ है, कौन सा, दक्षिण पश्चिमी, फिर वापस 2 भागों में बटा हुआ है। ये अरब सागरीय मानसून की शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा अलग अलग है। अब यही कंफ्यूजन जो मेन होता है, प्रश्न कैसे बनते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है। उत्तर ऑप्शन आ जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होगी। फिर शाखा पे प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश कौन सी शाखा करती है, तो अरब सागरीय मानसून की शाखा करेगी, क्योंकि अरब सागर देखो पास में पड़ेगा, बंगाल की खाड़ी दूर पड़ती है। तो सबसे पहले प्रवेश अरब सागरीय शाखा करेगी। फिर प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा वर्षा राजस्थान में कौन सी शाखा करती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा करेगी। क्यों करेगी,
वह भी बताता हूं मैं आपको। अब देखो मानसून प्रवेश कैसे करता है। ये दो तरह की पवनें होती है, इसमें सीधा मैं आपको बताता हूं। एक तो स्थलीय समीर और एक समुद्री समीर। मतलब छह महीने चलती है ये। छह महीने क्यों चलती है? अब ये 6 महीने है ना, ग्रीष्म काल के अंदर 6 महीने ये समुद्र से स्थल की ओर चलती है, यहां से उठेगी और स्थल की ओर चलेगी। क्यों? कर्क रेखा पे आपको पता है सूर्य सीधा चमकता है। कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा तो अपना जो तिब्बत का पठार है स्थल, यानी कि वो बहुत ज्यादा गर्म होगा। कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा, कर्क रेखा के कारण वहां पे मतलब गर्मी पड़ रही है अपने यहाँ, तो वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो वहां तापमान बढ़ेगा। तापमान में क्या होगी? यहाँ वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होगी। जब तापमान में वृद्धि होगी तो दबाव कैसा होगा? कम होगा। ताप के विपरीत है, यहाँ पे आपने समझा था ताप अधिक तो दाब कम। वहां तापमान अधिक होगा तो दबाव होगा कम। तो वहां तापमान अधिक है, दबाव कम है। यहाँ तापमान कम है तो दबाव अधिक है। यहाँ पे अब नीचे की तरफ अपने तापमान कम और दबाव अधिक, तो दबाव अधिक है तो यहां से पवनें जो है वो बढ़ना शुरू करती है अपने। जहां पे दबाव कम है उधर, वहां तापमान कम है, तिब्बत के वहां तापमान अधिक है, दबाव कम है। इस चीज को समझना, तापमान अधिक है तो दबाव अपने आप कम है। यहाँ तापमान कम है तो दबाव ज्यादा है। तो यहां से उस तरफ जो है अपने ये हवा जो चलना शुरू कर देती है। अब यहां से हवाएं जब चलेगी तो ये समुद्र के साथ में, समुद्र से उठेगी तो यहां से ये जो है जल लेकर आगे बढ़ेगी। ये जल लेकर आगे बढ़ेगी। कुछ हवाएं जो है ऐसे निकल जाती है। अब यहाँ पे ये सीधी, क्यों? हवाओं को तो जाना है, बीच में स्थल आ रहा है तो उससे क्या मतलब है। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ने लगती है, ठीक है ना। यहां से ये देखो मानसून, अपन ने मानसून को उठा दिया है यहां से। अब ये मानसून यहां से, क्योंकि हवाएं अब कहां चलेगी? तिब्बत के पठार की तरफ बढ़ेगी, उस तरफ, क्योंकि वहां तापमान अधिक और दबाव कम है। यहाँ दबाव अधिक है तो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती है। ये अपन ने यहाँ पे क्या रखा है? अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलनी शुरू हो गई। तो इस जब ये मानसून उठता है तो सबसे पहला प्रवेश इसका भारत में कहाँ हो जाता है? केरल के अंदर हो जाता है। और बताते हैं 1 जून से 5 जून के बीच में इसका प्रवेश केरल के अंदर हो जाता है। और उससे भी पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाता है। ये तो यहाँ पे तो 20 से 25 मई के आसपास ही हो जाता है। डेट 2016 में प्रश्न बना था, तो यहाँ सबसे पहले 20-25 मई के आसपास, और 1 जून को अपने केरल से प्रवेश हो जाता है। अब जब ये शाखाएं जो है ये पूरी इस तरीके से यहाँ से देखो, अब ये प्रवेश करेगी कि नहीं करेगी? ये गुजरात के यहाँ से होते हुए कहाँ प्रवेश कर लेगी? अपने राजस्थान में प्रवेश कर देगी। ये राजस्थान आ गया। अब राजस्थान में जो है, अब इसकी दिशा कैसी है इस मानसून की? दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो दक्षिण और पश्चिम से आ रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा से ही आ रहा है। जिस दिशा से आ रहा है उस दिशा का नाम दे दिया जाता है। तो दक्षिण पश्चिम से आ रहा है। और ये देखो अब तो सबसे पहला प्रवेश, क्योंकि ये पास में पड़ेगा, तो सबसे पहला प्रवेश अपना कहाँ हो गया? कौन से मानसून का हो गया? अरब सागरीय मानसून का। किसका हो गया? अरब सागरीय शाखा का प्रवेश यहाँ से हो गया। अब ये जब शाखा आती है तो ये अरावली जो है, देखो इसकी भी दिशा ऐसी है। अरावली की दिशा भी कैसी है? ऐसी है। तो ये अरावली की दिशा, अब अरावली इसको रोक नहीं पाती क्योंकि ऐसे की ऐसे निकलना आसान हो जाता है। तो ये हवाएं, ये मानसून प्रवेश तो पहले करता है अरब सागरीय, लेकिन सीधा का सीधा निकल जाता है। अरावली इसको रोक नहीं पाती है और सीधा का सीधा ये आगे बढ़ जाता है। और फिर जाकर जो है हिमालय के वहां, क्यों? हिमालय इसके बीच में आड़ी देगा। हिमालय आड़ी गल है कि बेटा जावे किटे है, यूं यूं थोड़ी जावन दो। तो हिमालय के वहां जाकर ये जो है वर्षा करती है। और अपने यहाँ से तो थोड़ी बहुत करती हुई निकल जाती है। लगभग बताते हैं कि 10-15% वर्षा ही पूरे मानसून की इस अरब सागरीय शाखा से 10-15% ही होती है। जो 80 से 85 से 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा करती है। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा भी पहले तो उठी सीधी ऐसे इस तरफ गई, और फिर आपको पता है कि मासिनराम मेघालय की गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं, कीपाकार है, उसके अंदर घुस जाती है शाखा। और उसके अंदर मतलब घुस तो जाती है, बादल भी घुस जाते हैं। ये जो पवने हैं ये बादलों को ढकेल कर ले जाती है आगे। तो वहां पे भी अपने मेघालय के अंदर घुस तो जाती है लेकिन वापस बाहर नहीं निकल पाती। तो उनको बाहर निकलने के लिए उन बादलों को क्या हल्का होना पड़ता है, तो अपनी पूरी की पूरी वहां पे पानी खाली कर देते हैं, उसके बाहर ही वो बाहर निकल पाती है। इसलिए मासिनराम में सबसे ज्यादा 1175 सेंटीमीटर बताते हैं वहां की वर्षा सबसे ज्यादा मासिनराम के अंदर होती है। और उसके बाद में जो है ये टकराकर, हिमालय से टकराकर फिर वापस अपने इस तरफ राजस्थान की तरफ और इस तरफ बढ़ती है। इस तरफ भी क्यों बढ़ती है? क्योंकि अफगानिस्तान का प्रभाव पड़ता है इस पर। अफगानिस्तान के वहां पे दबाव कम होता है, तापमान अधिक हो जाता है और दबाव कम होता है, तो वहां पे अफगानिस्तान की तरफ बढ़ती है वापस उधर से, तब ये जो बहती हुई यहां से निकलती है, तब राजस्थान में वर्षा करती है। अब देखो राजस्थान में ये यहाँ पे जैसे ये अरावली है, चलो राजस्थान में यहाँ बता देता हूँ।
फिर राजस्थान में ये जो प्रवेश करती है साथियों इस तरीके से आती है, और इसका प्रवेश बताते हैं कि हाड़ौती से होता है, हाड़ौती से होगा, और इस तरीके से ये यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी की शाखा फिर प्रवेश करती है। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा देखो आकर सीधी टकराएगी किसके, अरावली के। क्यों, अरावली बीचों बीच खड़ा है कि जाति कहाँ है, मैं यहाँ खड़ा हूं ना। ऐसे पूरा राजस्थान प्यासा थोड़ी रह जाएगा, रेगिस्तान को प्यासा रख दिया, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ से जो है ये जाकर सीधी टकराती है अरावली के। अरावली के टकराने पर वर्षा जो है पूरी यहाँ पे अच्छी वर्षा होती है। इस तरफ पूर्वी राजस्थान मैदानी भाग है, अच्छी वर्षा है, नदियां वगैरह देखो। और ये जो है वृष्टि छाया प्रदेश, यानी कि यहाँ से टकरा कर तो फिर यहाँ तो वृष्टि छाया पड़ता है, रेगिस्तान है ये पूरा का पूरा। इस तरफ में मरुस्थल वाला जिले। तो इस तरीके से ये यहाँ से आती है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर, ये दोनों किसका हिस्सा है, दोनों दक्षिण पश्चिमी मानसून का हिस्सा है। उठी तो यहीं से थी, यहाँ से उठकर ये गई है, लेकिन ये घूम के आई है। कौन सी, बंगाल की खाड़ी की शाखा घूम के आई है ऐसे, और इसलिए आने में समय लगा। अरब सागर ये सीधी सीधी आ गई कि बेटी मैं पहला आऊं, ले मैं बरसात करूंगा, बरसात करे कटे बरसात करूं पहला, सीधी सीधी निकल गई, पतली गली हूं सीधी सीधी निकल गई। और बरसात करी कौन, आखिर में बाद में आई जी को बरसात करी कौन करी, बंगाल की खाड़ी की शाखा बाद में आई नहीं, बरसात ज्यादा करी। और करी कितनी, 85 से 90 सेंटीमीटर वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा ही करती है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये मानसून, अब इसमें मतलब इंडिया का जब अपन पढ़ेंगे तब इंडिया का भी आपको व्यवस्थित बताऊंगा कि कहाँ कौन सी शाखा ज्यादा वर्षा करती है। यहाँ पे मैं इंडिया को लिंक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कई बेचारे विद्यार्थी नए नए हैं, यदि मैं इंडिया का लिंक कर दूंगा इनके थोड़ा सा विपरीत चलेगा, कौन सी शाखा ज्यादा करती है कौन सी कम करती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसी वजह से उनकी ये चीज क्लियर नहीं हो पाती है। मैं तो हाथों हाथ बता दूंगा, लेकिन मुझे मेरी यहाँ विद्वता साबित नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे विद्यार्थियों को समझाना है और उन्हें परीक्षा में इससे संबंधित कैसा भी सवाल आ जाए वो सही करवाना है। इसलिए इंडिया को अपन सेपरेट पढ़ेंगे, और ये जब आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो इंडिया पढ़ने में आपके मतलब कहीं समस्या आएगी नहीं। वैसे मैंने इंडिया को यहाँ से थोड़ा सा आपके लिंक करके बता दिया कि मानसून कैसे उठता है और क्या चीज है। अब देखो ये तो आ गई आपके ग्रीष्मकालीन मानसून, है ना, और ये दो शाखाएं। अब राजस्थान की देख लेना कि है आ गई अपने अरब सागर की शाखा, सीधी निकल जाएगी। पहले प्रवेश कौन सी करेगी, अरब सागरीय शाखा, लेकिन सीधी निकल जाएगी। बाद में प्रवेश कौन सी करेगी, बंगाल की खाड़ी की शाखा, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा करेगी ये। ठीक है, इस चीज को आप समझ चुके हो, और ये चीज ही समझनी होती है अपने कि दक्षिण पश्चिमी मानसून कौन सा है। क्यों कहते हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से उठता है। यहाँ से दो शाखाएं, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी की दो शाखाएं हैं। कौन सी पहले कर रही है कौन सी बाद में कर रही है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। अब देखो शीतकालीन मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून क्यों कहते हैं। अब शीतकाल में उल्टा हो गया, वो तिब्बत का पठार है ना, अब पहले गर्म ज्यादा था अब ठंडा होगा। ठंडा, तापमान कम है तो दबाव कैसा होगा, अधिक होगा, दबाव वहां पे कैसा हो जाएगा, अधिक। और यहाँ पे भी उल्टा सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पे तापमान कम हो जाएगा और दबाव, यहाँ पे तापमान अधिक हो जाएगा और दबाव हो जाएगा कम, क्योंकि शीतकाल में वहां पे ठंडा होगा अपने, तो तापमान उधर कम हो जाएगा और दबाव अधिक होगा, तो वहां से हवा वापस चलने लगेगी इस तरफ। फिर ये शीतकालीन मानसून मैंने लिखा भी इधर इसीलिए कि ये इस तरफ चलने लगेगी। अब ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, तो पूर्व से आ रही है तो इसे कहते हैं पूर्वैया। क्या कहते हैं, पूर्वैया या पूर्वई कहा जाता है। ठीक है, पूर्वैया, पूर्व से अय्या, ऐसे याद करें। ये मेरे एक बार गलत हुआ था सीटेट के अंदर, और उस दिन के बाद से इसका तोड़ ऐसा निकाला कि मैंने जो है इसका उल्टा कर दिया कि पूर्व की ओर चलने वाली, पूर्व की ओर नहीं, पूर्व की ओर से आती है, जहां से आ रही है वहीं से उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पूर्वैया यानी पूर्व से अय्या, बस ऐसे ही याद रहो। पछुआ यानी पछू से, पश्चिम से आ तो पछुआ, और पूर्व से अय्या तो पूर्वैया। बिल्कुल आसान है, जितना अपन आसान बना सकते हैं उतना आसान है जीके, बस अपने को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। तो पूर्वैया से, यहाँ से पूर्व से अय्या, और ये मानसून शीतकालीन मानसून जो है यहाँ से। अब ये देखो वहां पे कोई समुद्र तो है नहीं, तो वहां महाद्वीपीय शुष्क पवनें वहां से रवाना होती है। यहाँ से तो भरी हुई गई थी एकदम लबालब, और वहां से आई है सूखी, तो सूखी हवाएं, तो वहां से अपने यहाँ पे कोई ज्यादा वर्षा करती नहीं है। बीच में कोई नमी है थोड़ी बहुत तो वर्षा कर देती है, और वो भी कहाँ कर देती है, अपने उत्तरी भारत के अंदर, और राजस्थान का भी उत्तरी हिस्सा थोड़ा, इतनी नहीं, बस मान लो कि 5 सेंटीमीटर के करीब वर्षा हो जाती है। तो ये जो है शुष्क पवनें होती है, महाद्वीपीय शुष्क पवनें। क्यों, इनके अंदर पानी है नहीं, खाली पवनें हैं सारी, और ये पूरी की पूरी भरी हुई गई थी। काले बादल दिखते ना एकदम भरे हुए, ये भरी हुई थी और वो खाली थी। ठीक है ना, तो वो इसी कारण वो ज्यादा वर्षा नहीं करती है। लेकिन शीतकालीन वर्षा आपको पता है कि मावट कहते हैं जो, तो मावट जो है शीतकाल के अंदर दिसंबर जनवरी में ही ज्यादा होती है। मावट गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, जो रबी की फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है।
तो ये ज्यादातर जो है उत्तरी भारत के अंदर वर्षा करती है, और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ यानी कि यहाँ पे भी अपने उत्तरी भारत के अंदर ही ये वर्षा करती है, और ये वहां से आती हुई फिर ये इस तरफ चली जाती है। तो इसलिए इसका रोल जो है अपने राजस्थान के अंदर कम ही है। रोल जो है मेन जो डॉन है अपने राजस्थान के ग्रीन मानसून का, जो डॉन है वो है अपने दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये डॉन है, यही वर्षा करता है। तो अब देखो प्रश्न, सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा मानसून करता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून करता है। सबसे पहले प्रवेश कौन सी शाखा करती है? तो अरब सागरीय शाखा करती है। सबसे बाद में प्रवेश कौन सी शाखा करती है? राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो अपने बंगाल की खाड़ी की करती है। सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी शाखा करती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा करती है, क्योंकि वो आकर सीधी इसे बजीड़ अरावली से खाती है, और उसके बाद में यहाँ पे वर्षा ज्यादा करती है। इसको करनी पड़ेगी, आगे जाना है तो हल्का होना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे वर्षा ये ज्यादा करती है। और अब अपने जो इसमें राजस्थान में जो प्रवेश माना जाता है मानसून का, वो बांसवाड़ा से माना जाता है, इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बांसवाड़ा के अंदर से प्रवेश करती है। सबसे ज्यादा जिस जिले में वर्षा होती है वह अपने झालावाड़ है, झालावाड़ के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा जिस स्थान पर होती है वह अपना माउंट आबू है, क्योंकि ऊंचाई पर है एक, तो उसकी मतलब परिस्थितियां ही ऐसी है कि वहां पे वर्षा ज्यादा होती है। मेरे ख्याल से साथियों अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आया। इस वीडियो को मतलब बिल्कुल ध्यान से देखोगे ना आप, तो आपके मानसून संबंधी कहीं कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, और मानसून समझने का इससे बढ़िया तरीका कुछ भी नहीं है। हाँ, हकीकत में कुछ नहीं है, इससे बढ़िया यही तरीका है, और इस चीज को समझ लिया मानसून के संबंधित कोई समस्या होने वाली नहीं। अब अल्नीनो लानिनो प्रभाव वगैरह है वो अपन उसमें अंदर पढ़ लेंगे, अपने किसमें, विश्व वाले विश्व की ज्योग्राफी, और उसमें पढ़ेंगे। उसके अंदर भी आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें और देखने को मिलेगी। अल्नीनो लानिनो प्रभाव, ये जीसस क्राइस्ट का जो उसका नाम दिया है वो वगैरह सब कुछ उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। अपने यहाँ पे जो जरूरी थी वो ये चीजें, अब इसे बहुत अच्छी तरीके से बना लेना व्यवस्थित, और इन चीजों को ध्यान में रखना। अब इसके नोट्स कैसे बनने और फैक्ट क्या पूछे जाएंगे वो मैं अगली स्लाइड में लिखाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेके इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लो पहले। जो चीजें अभी समझी है साथियों उसे लिखनी भी है अपन को, इसलिए लिखवा रहा भी हूं, और एक मावट से संबंधित थोड़ा सा आपके और अंदर क्लियर कर देता हूं कि उस वो कैसे चीज होती है। सबसे पहले आप ये देखें कि अपने को लिखना क्या है। मानसून के अंदर आपको वर्षा ऋतु है, और वर्षा ऋतु में अपने पढ़ रहे हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। अब ग्रीष्मकालीन को दक्षिण पश्चिमी ये लिख देना आप, दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। ये दो शाखा में बढ़ गई, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी की। ये 2 नंबर कर देता हूँ, ये 1 नंबर कर देता हूँ। अरब सागरीय शाखा की खासियत क्या क्या पड़ी अपन ने? सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश, इससे राजस्थान में 10 से 15% वर्षा होती है। मानसून का प्रवेश जो है अपने 16 से 18 जून के मध्य माना जाता है। कभी 18 को होता है, कभी 16, कभी 15 को भी हो जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। अरावली के समानांतर ये मानसून चलता है, इसलिए निकल जाता है बाहर। अब बंगाल की खाड़ी, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा 85 से 90%। राजस्थान के पूर्वी भाग में ज्यादा वर्षा करता है, क्योंकि अरावली बीच में आ जाता है, वहां वर्षा करेगा। हाड़ौती में सर्वाधिक, क्यों? झालावाड़ अपन ने देखा सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है, और इसे पूर्वैया भी कहते हैं। पूर्व से अय्या वाली बात हो गई, तो पूर्वैया, ठीक है ना। अब देखो मावट से संबंधित क्या चीज आपके क्लियर करनी थी। अब देखो शीतकालीन मानसून है, अपन ने देखा कि शुष्क पवनें वहां से चलती है, तो वर्षा अपन देखते हैं कि वहां से पानी तो लेकर आई नहीं, तो मावट के अंदर वर्षा कैसे होती है? अब मावट जो है ना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मावट की उत्पत्ति कैसे होती है, गोल्डन ड्रॉप्स जिसे कहते हैं। तो ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है। विक्षोभ क्या होते हैं? चक्रवात होते हैं, एक तरह के तूफान होते हैं। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उठते हैं? ये कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर के वहां पे उठते हैं। विश्व का नक्शा देखना एक बार, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर के वहां उठते हैं, और फिर ये अपने भारत की तरफ जैसे बढ़ते हैं इस तरफ, तब ये इस जो शीतकालीन मानसून है इसका भी लगभग टाइम पीरियड वही है, और ये फिर ये यहाँ से चक्रवात से उठे। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो मावट है ना, मावट का मानसून से कोई लेना देना नहीं है। अपने भी स्लाइड में इसको मावट के अंदर, मावट को मानसून के अंदर कह दिया था, वो इसलिए कहा, वो भी किस लिए कहा कहते हैं वो बताता हूं मैं। वो इसलिए कहा है कि मावट जो है ना वो भी दिसंबर जनवरी के अंदर, और शीतकालीन मानसून का भी समय यही है, लेकिन ये शुष्क महाद्वीपीय पवनें होती है शीतकालीन मानसून वाली, और ये जो है चक्रवात से उठी हुई है, विक्षोभों से उठी हुई है। ये भी अपने इस तरफ बढ़ती है, और वो अपने हिंद महासागर की तरफ बढ़ती है, तो वो भी भारत के यहाँ से निकलती है। तो ये मावट जो है वो ऊपर से उत्तरी भारत के वहीं से निकल जाती है, और उत्तरी भारत में ये वर्षा करती हुई निकलती है, क्योंकि ये चक्रवात वहां से उठी हुई होती है भूमध्य सागर, और वहां से वर्षा का जल ये सागर का जल लेकर चलती है, तो ये वहां से वर्षा करती हुई
निकल जाती है। अब मावट का कहते हैं कि मानसून से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि मानसून की वो देखो मानसून वाली तो वहां से आ रही थी और ये जो है अपने भूमध्य सागर से आगे की तरफ बढ़ती है, इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं होता। यूं नहीं कहते पाजा ये कहता रहोगे ओ गुरुजी समझ में नहीं आया, इसका मावट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभों से वहां से उठी है, लेकिन इस दरमियानी टाइम पीरियड इसका यही होता है, इसलिए जो है ये दिसंबर जनवरी के अंदर, ये देखो मैंने लिख रखा है दिसंबर जनवरी के अंदर ही होता है। और शीतकालीन मानसून सर्दी की बात है तो वो भी वहां से, दोनों चीजें अब मैंने आपको क्लियर कर दी है। यूं नहीं कहते वो बिलाली बिलाली करता है, कितना ही जगह कर दिया। अरे मैंने लिखा बिलाली चोटियां, मतलब जयपुर की चोटियां। हर पहाड़ की चोटी तो होती है ना, मतलब चोटियां लिखने का मतलब ये है कि वो जो जयपुर की पहाड़ियां बता दी, अब नीचे लिख दिया कि बिलाली चोटी के नाम से ही जाना जाता है जिसे वह अलवर के अंदर है, इसीलिए तो ट्रिक के साथ बताया। तो ही हाल कमेंट हो गया गुरुजी बिलाली कट बिलाली कट बिलाली कट। अरे ज्यादा कंफ्यूजन हो उसको छोड़ दो, वहीं बिलाली को ही दे दो, फालतू कंफ्यूजन को लेके क्यों बैठते हो। जो व्यक्ति कंफ्यूजन नाम के विकार का शिकार होता है उसे आगे बढ़ने में बहुत समस्या आती है और सिलेक्शन उससे कोसों दूर होता जाता है, इसलिए इस कंफ्यूजन नाम के विकार के शिकार बनो ही मत, आगे बढ़ो। और ये मतलब नॉर्मल यार क्या बताऊं आपको, इतनी बढ़िया चीज और उसमें भी वो एक चीज को लेकर बैठे रहते हो, कैसे आगे बढ़ोगे, क्या होगा। दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप वो लेकर बैठे गुरुजी हो कहीं है गुरुजी हो गए, अरे कहीं करो गुरुजी थे यार, हद करो। अब ये इसका मत लेके बैठ जाना, ये चीज क्लियर कर दी है यहीं पे और इसको यहीं पे क्लियर करके आगे बढ़ना है। और ये रबी की फसल के लिए मावट जो है बहुत लाभदायक है, क्योंकि शीतकालीन तो शुष्क महाद्वीपीय पवनें वर्षा नहीं करती है, और ये दिसंबर जनवरी। अब तो समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। और शेयर कर देना क्लास को, कई जना कहे एडी क्लास अब बढ़िया की शेयर करो, खोपड़ी की दिन सटक गई ने मैं भी कह दूं एडी क्लास मैं भी देनी बंद कर दूं, पच तय कहीं करो, देनी बंद कर दूंगा फिर। तो इसलिए जो है अपने साथियों तक इतने स्वार्थी मत बनो, यदि मैं स्वार्थी बन गया ना तो भी ये क्लासें आएगी नहीं, मैं भी मजे करूंगा। तो इसलिए स्वार्थी बनने से कोई मतलब नहीं है, रीट में कई लोग स्वार्थी बने और फिर बेचारे जो दूसरे कहते हैं कि सर हमें क्लासें आपकी मिली नहीं, तब फिर कैसा उनके ऊपर कैसी गुजरती है। इसलिए स्वार्थी मत बनो, सब अपनी अपनी पढ़ाई खुद के मेहनत पे करते हैं और अपने भाग्य में जो लिखा है वो दूसरा छीन नहीं सकता है। आपकी जो मेहनत है वो आपके काम आएगी, तो इसलिए इतने स्वार्थी मत बनो, क्या पता आपकी किसी की भलाई करने से उसकी दुआएं आपके काम आ जाए। तो ये चीजें हैं बहुत अच्छे से, यदि समझ में आया है मानसून तो इसे शेयर कर देना एक बार और इन्हें नोट कर लो। कुछ और तथ्य आपको लिखवाने वो लिखवा कर, आज की क्लास वैसे भी लंबी हो गई, चलो लिखो इनको। साथियों जो और वर्षा ऋतु से संबंधित कुछ आपको जो तथ्य बताने थे, महत्वपूर्ण तथ्य है, वो भी इनमें से भी प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले तो ध्यान रखें वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, रेनोमीटर। ठीक है, रेन से रेनोमीटर। वर्षा वाला दिन किसे कहते हैं, जिस दिन 0.25 सेंटीमीटर के लगभग या इससे ज्यादा वर्षा होती है तो वह दिन पूरा कैसा कहलाता है, वर्षा वाला दिन कहा जाता है। ठीक है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा 118 सेंटीमीटर, कई जगह 108 सेंटीमीटर दे रखी होगी, दोनों को ध्यान में रखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, 118 ज्यादा सही है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर, डायरेक्ट 58 भी दे सकते हैं तो भी ध्यान रखें। ठीक है, एकदम एक्यूरेट लिखा है मैंने आपको। सर्वाधिक वर्षा कब होती है, जुलाई और अगस्त में होती है, तो जुलाई में 34% और अगस्त में 33% वर्षा होती है। राज्य में वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है, 29 दिन, औसत 29 दिन वर्षा होती है। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, अभी अपन ने बात की थी, सबसे ज्यादा 40 दिन वर्षा होती है। कितने दिन, 40 दिन और 100 सेंटीमीटर। इसके बाद में यदि किसी का नंबर आता है तो बांसवाड़ा और 38 दिन। ठीक है, न्यूनतम जिला पूछे तो जैसलमेर 5 दिन वर्षा होती है और लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है, ये औसत है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। ठीक है, और यहाँ पे 48 दिन, देखो 40 दिन से भी ज्यादा, झालावाड़ से भी ज्यादा, 48 दिन और 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और न्यूनतम वाला स्थान पूछते हैं तो सम 0 दिन और 0 ही सेंटीमीटर, सम में होती नहीं है बिल्कुल ही, कभी कदा कोई छींटा पड़ जाए बात अलग है, बाकी वही को नहीं, सम में दोरा ही है। सैंड ड्यून्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, दोरों के लिए बहुत सैलानी जाते हैं। आ रहा हूं मैं भी, सम वाले कोई और ध्यान रखना बहुत जल्दी। तो ये चीजें हैं। अब साथियों मैंने आपको कहा था कि अंत में आपको एक मोटिवेशनल बात कहूंगा, आज आपको इतना ही करवाऊंगा क्योंकि आज मैं वैसे भी कहीं आसपास रिश्तेदारों में चला गया था तो वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसमें से जो बाकी रहा है उसको अपन अगली क्लास में करेंगे।
आज जो आपको ये बात कहनी थी वो ये है साथियों, मोटिवेशनल कह दो चाहे कुछ भी, अपनी तुलना किसी से भी मत किया करो। तुलना अभी से आदत डाल दो कि तुलना नहीं करो। आप अपने आप में अतुल्य हो। यदि आप मेरी भी तुलना करते हो कि सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, इनसे भी अच्छा होते हैं, अपने से अच्छे भी होते हैं, अपने से पीछे वाले भी होते हैं, तो न तो अपन को पीछे वालों से तुलना करनी है, न अपने को अपने से अच्छे वाले से तुलना किसी से नहीं करनी है। कंपटीशन अपना जो है वो अपने आप से ही है, ये समझो। अपन को अपने आप से ही लड़ना है, अपन को अपने आप से ही बेहतर बनाना है, तब जाकर आप ये चीज कर पाओगे। अब यदि कोई मेरी तुलना किसी और से करेगा तो फिर वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा कि ये, अब जैसे आज कई विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं वो परिचय मांग रहे थे, तो मैंने तो कुछ ऐसा देखा नहीं, लेकिन टेक्निकल टीम ने जो है जैसे तैसे बनाकर वो वीडियो डाल दिया। हालांकि मैं डालता नहीं हूँ, अब वो जो भी है साहित्य का क्षेत्र या जैसा भी है उसके प्रति भी रुझान रहता है, तो वो चीज करता हूँ, लेकिन बताता नहीं हूँ। लेकिन वो उन्होंने बनाकर डाल दिया और बाद में मुझे बताया कि हमने ये वीडियो चला दिया। टेक्निकल टीम के 4-5 सदस्य हैं हमारे। पहले तो नहीं थी टेक्निकल टीम, लेकिन बाद में बनानी पड़ी, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म बढ़ता है तो कई तरह की समस्याएं आती है, एक व्यक्ति सभी चीजें नहीं देख सकता। तो इस चीज के लिए उन्हें भी वो बहुत अच्छा वो सहयोग कर रहे हैं। और काफ़ी चीज़ें जो है, आप विद्यार्थियों का भी बहुत प्रेम है। अपनी क्लासेस जो है ये, अब देखो मैं भी एक मानव हूँ, हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूर्ण समर्पण के साथ में चीज़ देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब पूर्ण समर्पण के साथ में भी दिया जाए तो कुछ 2% लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आती या उन्हें अच्छा नहीं लगता किसी भी कारणवश, तो वे जो है कमियां ढूंढना इंसान की फितरत होती है, वे भी कमी ढूंढते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी तुलना मत करो किसी की भी, न अपने आप की न मेरी, क्योंकि सब अपने आप में अलग है, किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए वैसे। और जो है क्लासेस में यदि देखो फ्लो है, फ्लो के अंदर यदि कोई, पूरी क्लास तो हो नहीं सकता कि गलती से ही भर दी, लेकिन कोई चीज क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है और यहाँ क्या लिख रहे हैं उसमें हो जाती है, तो मैं खुद इस क्लास को फिर से जब भी अपलोड करता हूँ फिर वापस देखता हूँ और मैं खुद आपको बता दूंगा यदि गलती होगी। बाकी यदि मैंने नहीं बताई है वापस के इसके अंदर ये गलती है, तो मान लीजिए कि वह जो है सही जगह से देखकर और सही चीज ही बताई गई है। इसलिए कह रहा हूं कि नियमित रहना और नियमित पढ़ते रहना। जहां तक मेरी कोशिश होगी आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों का जो सहयोग बना हुआ है, जो पढ़ रहे हो नियमित, उनको बहुत बहुत आभार कि विश्वास आपने किया है और इस विश्वास पर खरा उतरना अब मेरी जिम्मेदारी है। तो इस चीज की जो चिंताएं जो है आप अपने अंदर से निकाल देना और अपनी तुलना भी किसी और से मत करना। आप अपने आप में बेहतर हो और आप अपने आप को बेहतर सिद्ध करोगे, ये मेरा विश्वास है। तो इस चीज को भी आप नोट कर लें। अब कॉपेन को पढ़ने से पहले साथियों अपने सामान्य वर्गीकरण देख लेते हैं। सामान्य वर्गीकरण पहले अपन को ध्यान होना जरूरी है। इसमें मैंने एक एक प्रतिनिधि जिला आपको लिख के दिया है। प्रतिनिधि जिले से क्या होता है, वो एरिया पता चल जाता है, उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वो उसके अंतर्गत आएगा। तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखना है। इसमें कैसे कि शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आद्र और अति आद्र, जो ये दिशा है वो वर्षा की मात्रा में यहाँ पे वृद्धि करेगी, क्योंकि इस दिशा से इस दिशा में वृद्धि ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो शुष्क जलवायु का आपको पता ही है जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में सबसे कम होती है और ये 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। अर्ध शुष्क के अंदर यदि देखा जाए तो बीकानेर इसका प्रतिनिधि जिला है। इनको ध्यान में रखें जिससे आपके चीज क्लियर होती जाएगी। ठीक है ना। अब एक चीज और याद है, मुझे बता देता हूँ बीच में, एक 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वह रेगिस्तान यानी कि पश्चिमी राजस्थान वाला जो क्षेत्र मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। और एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आएगी। दो चीजें दोनों अलग अलग है। एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी जो राजस्थान को 2 भागों में बांटेगी। 25 सेंटीमीटर पश्चिमी राजस्थान यानी कि मरुस्थल वाला क्षेत्र है उसे 2 भागों में बांटेगी और ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो बीकानेर जो आपके 20 से 40 सेंटीमीटर, और इसको ये ध्यान में रखना है। उप आर्द्र जलवायु जयपुर के अंदर, जयपुर इसका प्रतिनिधि जिला है, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। आर्द्र जलवायु के अंदर सवाई माधोपुर सबसे उधर यदि आप देखेंगे तो ये चीजें इसके अंदर आ जाएगी, 60 से 80। और अति आर्द्र झालावाड़ के अंदर जो है अति आर्द्र, अभी मैंने आपको बताया भी था, जो 40 दिन लगभग औसत वर्षा होती है और सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ के अंदर। तो झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है, राजस्थान का मासिनराम कहा जाता है। और सबसे ठंडे प्रदेश में यदि देखा जाए तो माउंट आबू सबसे ठंडा है, तो माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांश कहते हैं। बरखोयांश रूस के अंदर है जो सबसे ठंडा प्रदेश है, उससे तुलना की जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। तब आप अब कोपेन को अब अपन अच्छे से समझ लेते हैं कि कोपेन और थॉर्नमेट और इनकी ये जो शब्दावली है इनको कैसे याद रखा जाए।
अब साथियों व्लादिमीर कोपेन आ चुके हैं अपने टॉपिक के अंदर, काफी इंतजार करवाने के बाद। हाँ, आज की क्लास जो है थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये जरूरी भी है क्योंकि ये बहुत कठिन टॉपिक के अंदर आता है और इसको समझने के लिए ये चीजें समझनी जरूरी है। तो व्लादिमीर कोपेन ने जो वर्गीकरण दिया वह 1918 में दिया था। कई विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी अक्षर छोटे होते हैं, इसको हाई क्वालिटी में देखा करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। बोर्ड ही छोटा है तो अक्षर छोटे लिखने मजबूरी है अपनी। फिर आपकी समस्या के समाधान के लिए थोड़ा मुझे एग्जाम से फ्री हो जाने दीजिए, फिर बड़ा बोर्ड सेटअप करके और आपके इस समस्या का भी समाधान कर देंगे। अब देखो इसको याद कैसे रखना है। सबसे पहले तो इन चीजों को समझ लेना। याद रखने का एक तरीका है, या तो आप याद रखें इनके प्रतिनिधि जिले, ठीक है ना। जैसे इसने 4 भागों में बांटा है, ये कोपेन, त्रिवार्ता, थॉर्नवेट, इन सब ने 4-4 भागों में ही बांटा है। सामान्य वर्गीकरण अपना 5 भागों का था। तो इनको याद रखने का ये तो इन्होंने बांटा जो है उष्ण मरुस्थलीय, उष्ण कटिबंधीय, शुष्क, ठीक है, अर्ध शुष्क या स्टेपी, शुष्क शीत या उपाद्र, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र। यहाँ से सवाल नहीं बनते हैं, इस तरीके से सवाल नहीं पूछे जाते। सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं? BWHW क्या है, BSHW क्या है, AW, CWG, कई बार तो मैप देकर ही सीधा पूछते हैं और वहीं पे बकरी डब्बे में आती है ना। उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं आपके, ताकि वह चीज आपके आगे कंफ्यूज नहीं हो। ये किस तरीके से दिया जाता है, ये BWHW, BSHW, इनकी एक शब्दावली बनी हुई, इनके मानक बने हुए हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एडिट कर साथ में बता सकूं। हर एक, जैसे कि B है तो इसका भी एक अलग निकलेगा, W है, H है, W है, इन सब की एक एक अल्फाबेट से अलग अलग जो है मानक इनके निश्चित किए हुए वे निकलते हैं। उन सबको जोड़कर फिर ये इस तरीके से वर्गीकरण किया हुआ है। यदि किसी को पढ़ना हो तो वह इसमें देख लेना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप यदि आप चाहोगे तो डाल दूंगा। तो इसको बाकी ये इतनी डिटेल में अभी आपको इस चीज को इस तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे याद रख लेना। अब कैसे याद रखा जाए, ये यहाँ से प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे याद रखा जाए? याद ऐसे रखा जाए साथियों कि देखो, सबसे बड़े बड़े जिले राजस्थान के किस तरफ है? इस तरफ पश्चिमी तरफ है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सारे इस तरफ ही है। तो सबसे बड़े बड़े यानी कि सबसे भारी भारी कह दें अगर तो वेट यानी डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू ज्यादा है, वो आएगा अपने इस तरफ। वेट ज्यादा है यानी कि बड़े जिले हैं तो डब्ल्यू ज्यादा है, तो वह आ जाएगा साथियों आपके इस तरफ, ठीक है ना। बीकानेर इसका, यहाँ पे लगभग बीकानेर इसका प्रतिनिधि जिला मैंने बताया है। तो BWHW, ठीक है, BWHW, 2 बार W है तो उसको ले लेना है सीधा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके आएगा एक BSHW, क्या आएगा? इनके मतलब ये एरिया थोड़ा इधर उधर हो सकता है, देख लेना वो आप, तो इसको इस तरीके से याद करना। फिर आएगा BSHW, तो एक W कम हो गया, BSHW, एक W कम हो गया तो थोड़ा सा इधर खिसकना पड़ेगा क्योंकि वेट ज्यादा था तब तो इधर आए थे अपन, अब थोड़ा सा कम हो गया तो इधर खिसकना पड़ेगा। अब एक इसको लेते हैं अपने CWG जो है ये यहाँ आएगा। क्यों आएगा साथियों? जी से आपको ये ध्यान रखना, ग्राउंड यानी कि मैदान, मैदानी भाग कहाँ है? मैदानी भाग यहाँ होगा, वहीं पे ये जाएगा। और अब ये रहेगा नीचे वाला क्षेत्र, तो इस पीछे एक ही चीज बची है अपने, कौन सी बची है? जो 2 अक्षर ही है और 2 सेट हो जाए यहाँ पे, ऐसे याद रख लेना, क्योंकि ये अपने दोनों भाग अलग अलग दिख रहे हैं और यहाँ पे सेट हो जाए तो AW यहाँ आराम से सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। ए इधर आ गया, W इधर आ गया, इनके कोई आपस में झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा टंटा बिल्कुल ही कौन है, ठीक है। BWHW ज्यादा वजन था, इस तरफ आ गया पश्चिमी तरफ। BSHW तो बीच में है, देखो एक W कम हो गया बीच वाला, तो यहाँ पे बीच के अंदर आ गए। फिर CWG यानी कि ग्राउंड यानी मैदान में चले गए, और AW नीचे बढ़िया सेट हो जाते हैं। इस तरीके से आपको याद रखने का तरीका है ना। समझना तो क्या है ये चीज, अब जलवायु में आप इन सब शब्दों को समझ चुके हो तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। इनके प्रतिनिधि जिले आप अच्छे से याद रखें और ये चीज समझनी है, तो ये चीज समझनी है, और यहाँ पे ये अपने गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहीं से सीधा पूछा जाता है। अब प्रतिनिधि जिले से पूछ ले, चाहे ऐसे पूछ ले, चाहे कैसे भी पूछ ले, अपने प्रश्न गलत यहाँ पे नहीं होगा। अब इसी के आगे मैं आपको लेकर चलूंगा त्रिवार्ता की तरफ। पहले यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखो साथियों, आपको यदि कोपेन अच्छे से याद हो गया तो त्रिवार्ता को समझने में इतनी समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल आसान है। कोपेन याद करना है बहुत अच्छे तरीके से, आपको बता दिया मैंने। त्रिवार्ता को कैसे याद किया जाए, तो त्रिवार्ता देखो, सबसे पहले तो इन्होंने वर्गीकरण किसके आधार पर दिया है ये पूछा जाता है। इसमें वर्षा ज्यादा मायने रखती है, वर्षा और वनस्पति तो सभी देते ही हैं,
वर्षा और वनस्पति अपने कोपेन की जो है वनस्पति के आधार पर ही है पूरा जो वर्गीकरण। अब चलते हैं, अब इसमें क्या किया है, ट्री वार्ता ने कुछ नहीं करना है अपन को ज्यादा। इसने क्या किया है कि एक तो W हटा दिए, एक एक W हटा दिया है, कि जैसे BWHW था यहाँ, ठीक है, तो BWHW की जगह एक W हटा दिया, एक W यहाँ से हटाया तो एक W यहाँ से भी हटेगा, तो ये W यहाँ से भी हटेगा, ठीक है ना। बस इन W को हटाना है, लेकिन ये नीचे वाला नहीं हटेगा, क्यों, इसके पास तो एक ही था, तो इसको नहीं हटाया। नीचे वाला है, ये नीचे वाला एरिया के इतना ध्यान में नहीं आता फटाफट, तो इसको नहीं हटाया, इसको ऐसे का ऐसे रखा। तो क्या किया इसने, BWH एक W हटा दिया, BWH और प्रतिनिधि जिला बीकानेर की जगह जैसलमेर कर दिया, तो BWH एरिया यही रहेगा। और BSHW था, तो BSH नागौर, इसका प्रतिनिधि जिला भी यही है। और यहाँ पे क्या किया, CWG था, इसकी जगह क्या कर दिया, CAW कर दिया, CAW कर दिया। यहाँ पे इसने ये चेंज किया है, सिर्फ CAW जो ग्राउंड वाला था अपने G को हटाकर इसने W वहां पे डाल दिया, और AW ऐसे कैसे। तो ट्री वार्ता में इतनी समस्या आने वाली नहीं है, मैंने तो यहाँ ध्यान रखना है BWH BSH CAW और AW नीचे है जो है ही। यहाँ पे एक प्रतिनिधि जिला चेंज किया, यहाँ एक प्रतिनिधि जिला, बाकी सारा वर्गीकरण लगभग ट्री वार्ता का ऐसे ही है। कॉपेन याद किया है अच्छे से, तो ट्री वार्ता में समस्या बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, थॉर्नमेट का थोड़ा अलग आएगा, जो मैं अब बताऊंगा आपको थॉर्नमेट का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। थॉर्नमेट का तो थोड़ा वर्गीकरण है, थोड़ा सा साथियों इसमें शब्दावली वापस अलग आ जाती है कॉपेन और ट्री वार्ता के मुकाबले। तो इसमें साथियों आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें हैं आज शुष्क वगैरह। इसमें एक तो ये CAW DAW DBW और EAD, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन EAD को लेते हैं, क्योंकि मैंने इसमें लिखा है जैसलमेर, तो EAD को अपन यहाँ ध्यान में रखना है। अब इसमें कैसे याद रखें साथियों, देखो जैसलमेर और ये मरुस्थली साइड जो एरिया है एक तरफ पड़ जाता है। मारवाड़ी में क्या करें, एक के पाड़े, यानी एक के पाड़े पढ़ियो, कोई भी नहीं पूछे, ठीक है नहीं, तो एक के पाड़े यानी कि, या फिर आप हिंदी में कह दो एक तरफ, ठीक है, तो एक तरफ आप कहोगे व्हाट्सएप मैसेज में यूं ही लिखो एक, ठीक है, तो एक यानी कि ई जिसमें आए वो आ जाए आप रहे इस साइड, ठीक है ना। तो EAD आपको ले लेना है इस तरफ, पहले सबसे पहले इसको अलग कर देना। फिर यदि मुझे ये बताओ कि कोई अकाउंट की तैयारी करता है, कॉमर्स की तैयारी करता है, तो उसको कहा जाता है कि आप कॉमर्स के अंदर सबसे बढ़िया कौन सी जॉब लेना चाहोगे, तो वो कहेगा कि मैं CA बनना चाहूंगा। क्या बनना चाहूंगा, CA बनना चाहूंगा, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA बढ़ेंगे तो जैसे जैसे फिर महंगाई बढ़ेगी, कोई भी बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट जो क्या करती है, DA बढ़ाती है, CA के बाद में फिर DA बढ़ाती है, DA बढ़ाती, DA नहीं बढ़ाए तो फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, कोर्ट में सिंगल बेंच से काम नहीं चला तो डबल बेंच में जाना पड़ता है, डबल बेंच में भी जाना पड़ता है, यानी कि CA DA DB ऐसे याद रख लेना, नीचे से ऊपर चलना है, CA DA DB CA DA DB ऐसे याद रखना, कुछ भी नहीं करना है बिल्कुल। EAD को साइड में एक तरफ, EAD यानी एक तरफ ले लिया इसको, उसके बाद में CA DA DB, ठीक है, CA DA DB कर दिया। अब क्या है, सिर्फ WW तो लगाना, WWW बस, W तो सब में कॉमन है, WWW, ये समस्या का समाधान हो गया, CA DA DB हो गया और WWW ही लगाना है, और बस ये प्रतिनिधि जिले मैंने आपको दे ही दिए हैं, और ये EAD को साइड में ले लेना, CA DA। अब BWHW पूछे उसमें यहाँ, BSH पूछे यहाँ, AW पूछे नीचे, कहीं समस्या ही नहीं है ना। CA DA DB और WWW लगाना है, और EAD को एक तरफ ले लेना है। तो ये याद रखने का तरीका होता है साथियों। अच्छी तरीके से याद कैसे रखा जाए, पढ़ते समय कंसेप्ट सारा समझ में आ गए, याद कैसे रखा जाए उसका ये तरीका है। उम्मीद मैं कर रहा हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। जलवायु का टॉपिक मेरे ख्याल से अब आपको कोई समस्या इसमें रही नहीं होगी। वैसे डिटेल टॉपिक इसमें बहुत सारे तथ्य हैं जो एक और क्लास की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अपन लेंगे फिर सेकंड ग्रेड के उस समय में। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो शेयर जरूर करेंगे, उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं जिन तक अभी तक अपनी क्लासेस पहुंची नहीं है। फिर वो कहते हैं सर हम आपसे बाद में जुड़े, पहले जुड़ जाते तो ये हो जाता वो हो जाता, तो उन तक पहुंचाने की कृपा करें। आप सभी समर्पित विद्यार्थी हैं, तो थोड़ा सा समर्पण अपने चैनल के प्रति भी दिखाएं और पहुंचाने की कोशिश करें। हौसला हमारा बढ़ता है, डेफिनेटली निश्चित तौर पर आपको अच्छी क्लास देने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, दे देता हूँ टाइम।